नमस्कार, मैं हूं गायत्री व्यास वीएनएम न्यूज रूम से। शहर की खबरें देखें उससे पहले कोरोना संक्रमण के अपडेट पर एक नजर डालते हैं। विश्व के आंकड़ों पर सबसे पहले नजर डालेंगे। विश्व में कोरोना वायरस संक्रमण में 57 लाख से ज्यादा मामले अभी तक दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 3,52,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 24,54,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण की बात करें तो देश में कोरोना केस की संख्या 1,53,000 से ज्यादा बढ़ गई है, जिसमें 84,000 से ज्यादा एक्टिव केस है, जबकि 64,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं और 4,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। गुजरात में भी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बात की जाए गुजरात की तो गुजरात राज्य में अभी तक 15,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि 900 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब शहर की खबरों की ओर रुख करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। वडोदरा में कोरोना कांस्टेंट, आज भी नए 29 मामले दर्ज। एमएस यूनिवर्सिटी में 20 जुलाई के बाद होगी सिर्फ फाइनल ईयर की परीक्षा। परीक्षा में नहीं पहुंचे छात्रों के लिए अक्टूबर में होगी विशेष परीक्षा। और अमूल पार्लर पर N95 की बिक्री में धांधली, 65 और 50 रुपए के मास्क में बड़ी गड़बड़ी। अब शहर की सबसे पहली खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शहर के करीबन सभी इलाकों में कोरोना का प्रसार हो चुका है। 29 लोगों के आज कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, जिसे मिलाकर 933 केस शहर में कोरोना संक्रमितों के हो गए हैं। वडोदरा शहर में आज नए 29 केस दर्ज हुए हैं, जिसके चलते शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 933 हो गई है। पिछले 24 घंटों में शहर में 146 सैंपल लिए गए, जिसमें से 117 नेगेटिव आए हैं। शहर में आज 11 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं, जिसके बाद कुल मिलाकर 530 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। शहर में कोई नई मौत आज दर्शाई नहीं गई है। आज के नए 29 केस अकोटा का मंगल टेनामेंट, मांडवी का राजपुरा, फतेपुरा का रानावास, आजवा रोड शक्तिनगर, वाड़ी का कुम्भारवाड़ा, हरणी वारसिया रिंग रोड की धनलक्ष्मी सोसाइटी, पानीगेट का हजूरा शाह टेकरा, गोत्री का अंबिका नगर, अकोटा की पटेल कॉलोनी, न्याय मंदिर का मियाँ साहब का खांचा, नवापुरा का अंसारी मोहल्ला, पानीगेट नवाबवाड़ा, पत्थर गेट भगवती कृपा, बरानपुरा ओम अपार्टमेंट, मदन झापा रोड छिपवाड़, मांजलपुर के मनीविला, खाटकीवाड़ का मासूम चैम्बर, बरानपुरा का चुनारावास, अजबड़ी मिल रोड पर रेशमवाला नो खांचो, मकरन देसाई रोड का व्रजराज फ्लैट, प्रताप नगर की श्री सोसाइटी, चित्ते खान की गली, सुदामापुरी के मुस्कान अपार्टमेंट और पादरा के जैन मंदिर मोभा रोड पर दर्ज हुए हैं। आखिरकार आज एमएस यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं का निर्णय ले लिया गया। पिछले 2 दिन से इस मुद्दे बैठक हो रही थी। 20 जुलाई के बाद फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं ली जाएगी। तालाबंदी के चलते पिछले 2 महीनों से स्कूल कॉलेज बंद है। ऐसे में एमएस यूनिवर्सिटी के हजारों छात्र उनकी परीक्षाओं को लेकर असमंजस में थे। आज इस मामले एमएस यूनिवर्सिटी प्रबंधन की बैठक हुई और बैठक में 20 जुलाई के बाद परीक्षा लेने पर निर्णय लिया गया, जिसमें सिर्फ फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाओं का निर्णय लिया गया है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, टेक्नोलॉजी और फार्मेसी की परीक्षाएं नहीं ली जाएगी। उन सभी छात्रों को एकेडमिक प्रोग्रेशन दिया जाएगा। इस मामले विस्तृत जानकारी दी एमएस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार KM चुडासमा ने। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बरोडाની અંદર અભ્યાસ કરતા તમામ વિદ્યાર્થીઓ લોકડાઉનના કારણે અમુક સમયથી ઘરે ગયેલ છે, એટલે એમને ચિંતા એ છે કે પરીક્ષા ક્યારે લેવાશે, જો પરીક્ષા લેવાશે તો એની અંદર સિલેબસ કેવો હશે અને આવા ઘણા બધા પ્રશ્નો છે। તો એ સંદર્ભની અંદર એક વસ્તુ આપણે આજે એવું રિઝોલ્વ કર્યું છે કે મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડાની અંદર ફાઇનલ ઈયરના ફાઇનલ સેમિસ્ટરની પરીક્ષા સરકારશ્રીએ જે આપણને નિર્દેશ આપ્યો છે તે પ્રમાણે લેવાશે। એટલે કે 3 વર્ષનો કોર્સ હોય તો 6થા સેમિસ્ટરની પરીક્ષા, 4 વર્ષનો કોર્સ હોય તો 8મા સેમિસ્ટરની પરીક્ષા, એટલે કે ફાઇનલ ઈયરના ફાઇનલ સેમિસ્ટરની જ પરીક્ષા
લેવાશે. તે ઉપરાંત તેની અંદર 14મી માર્ચ સુધી ચાલેલો સિલેબસ જ ઇન્ક્લુડ કરવાનું રિઝોલ્વ કર્યું છે. 14 માર્ચ પછી પણ ઘણા બધા ઓનલાઈન સેશન્સ થયા છે, પણ વિદ્યાર્થીઓ તેનાથી વંચિત રહ્યા હોય એટલે એને ઇન્ક્લુડ કરવાનું હિતાવહ નથી. પણ ક્લાસીસ રેગ્યુલરલી જે 14 માર્ચ સુધી ચાલ્યા હતા એટલે 14 માર્ચ સુધીનો સિલેબસ પરીક્ષાની અંદર ઇન્ક્લુડ કરવાનો અત્યારે નિર્ણય થયો છે. મહારાજા સયાજીરાવ વિશ્વવિદ્યાલય એ ગવર્મેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, સરકારી યુનિવર્સિટી છે અને ગુજરાત સરકારની યુનિવર્સિટી હોવાના નાતે યુજીસી અને ગુજરાત સરકાર જે કોઈ ડાયરેક્ટિવ આપે એ ડાયરેક્ટિવનું ફરજિયાતપણે પાલન કરવું એ MS યુનિવર્સિટી માટે કમ્પલસરી છે અને એટલા માટે સરકારે જે કોઈ સૂચનાઓ આપેલી છે એ જ પ્રમાણે પરીક્ષાઓનું આયોજન થવાનું છે. પ્રથમ વર્ષ અને બીજા વર્ષના વિદ્યાર્થીઓ, ટેકનોલોજી અને ફાર્મસીમાં ત્રીજા વર્ષના વિદ્યાર્થીઓ, એ વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપવાની રહેતી નથી. એ વિદ્યાર્થીઓએ એમનું આ જે સેમિસ્ટર હશે, જે સેમિસ્ટરમાં તેઓ ભણતા હતા એ સેમિસ્ટરની ઇન્ટરનલ એક્ઝામ એનું 50% અને એની અગાઉનું જે સેમિસ્ટર હતું એ સેમિસ્ટરમાં એમની જે ફાઇનલ એક્ઝામ થઈ, સેમિસ્ટર એન્ડ એક્ઝામ થઈ, એ એક્ઝામના 50% એની સરેરાશ પ્રમાણે 10મી જૂન પહેલાં એમના પરિણામ જાહેર કરવામાં આવશે. જો વિદ્યાર્થીને એ પરિણામથી સંતોષ હોય તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. જો વિદ્યાર્થીને એ પરિણામથી સંતોષ નથી અથવા એ વિદ્યાર્થી ઇન્ટરનલ એક્ઝામમાં ગેરહાજર હતો અથવા સેમિસ્ટર એન્ડ એક્ઝામમાં ગેરહાજર હતો અથવા એમાં નપાસ હતો તો એ વિદ્યાર્થીને ઓક્ટોબર મહિનામાં ફરી પરીક્ષા આપવાની રહેશે. જે વિદ્યાર્થીઓને એમના બંનેના સરેરાશના પરિણામથી સંતોષ હશે એમણે ઓક્ટોબરમાં પણ પરીક્ષા આપવાની રહેતી નથી. ઓક્ટોબરમાં પરીક્ષા એ જ મિત્રોએ આપવાની રહેશે કે જે મિત્રોને આમાં સરેરાશ પ્રમાણે જે માર્ક મળે છે એના કરતાં વધારે સ્કોર કરવાનો વિશ્વાસ છે એમના માટે એ ચાન્સ છે. અને જે વિદ્યાર્થી ફેલ છે આગલી ઇન્ટરનલમાં અને એની આગલી સેમિસ્ટર એન્ડમાં તો એ પરીક્ષા એમને આગળ લઈ જવા માટેનો આ નિર્ણય લેવાયો છે. આ કોરોનાની મહામારીમાં એમનું વર્ષ ન બગડે એટલે એમને આગળના વર્ષમાં લઈ જવામાં આવશે. પણ એમના જૂના જે પણ બેકલોગ હશે એ તમામ બેકલોગ એ વિદ્યાર્થીઓએ પાસ કરવાના જ રહેશે. એટલે આ માસ પ્રમોશન નથી, આ નો ડિટેન્શન પોલિસી છે. નો ડિટેન્શન પોલિસી એટલે વિદ્યાર્થીઓનું વર્ષ ખરાબ ન થાય એ પ્રકારનો યુનિવર્સિટીએ નિર્ણય લીધો છે. જે વિદ્યાર્થીઓ ઘરે જતા રહ્યા છે અને એ જો 20 જુલાઈએ પાછા ન આવી શકે તો એ વિદ્યાર્થીઓ ઓક્ટોબરમાં એમની પરીક્ષા આપી શકશે અને ઓક્ટોબરમાં એ એક્સ સ્ટુડન્ટ નહીં ગણાય, એ રેગ્યુલર સ્ટુડન્ટ જ ગણાશે. એટલે આ પ્રકારની વ્યવસ્થા વિદ્યાર્થીઓ માટે વિચારી છે. अमूल पार्लर पर N95 मास्क के नाम पर घोटाले हो रहे हैं. कांग्रेस प्रवक्ता ऋत्विज जोशी ने इस मामले उठाई है आवाज. गुजरात में जहां कोरोना की वजह से अब तक 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं संक्रमण के फैलाव के बीच राजनीति भी गरमाने लगी है. दरअसल गुजरात में विपक्षी पार्टी कांग्रेस का आरोप है कि विजय रूपाणी सरकार कोरोना महामारी के बीच भी N95 मास्क से मुनाफा कमा रही है. गुजरात की रूपाणी सरकार ने कहा था कि गुजरात के अमूल दूध के 2000 पार्लर पर N95 मास्क 65 रुपए में जबकि 3 लेयर मास्क 5 रुपए में मुहैया कराए जाएंगे. सरकार के दावे की VNM टीवी ने प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ऋत्विज जोशी के साथ मिलकर शहर में पड़ताल की, जिसमें पता चला कि वडोदरा शहर के सारे अमूल पार्लर में मास्क नहीं मिलते हैं, लेकिन वहां 50 रुपए और 65 रुपए ऐसे 2 किस्म के मास्क हैं और 50 रुपए के मास्क भी 65 रुपए में बेचे जाने की बात सामने आई है. मैं पिछले 3 दिनों से अलग अलग एरिया में, जैसे कि कारली बाग है, वारस रिंग रोड है, अभी यहाँ पे हम जहाँ खड़े हैं कमाटी बाग के बाहर, यहाँ पर भी मास्क अवेलेबल नहीं है. वडोदरा के बहुत सारे अमूल पार्लर में मास्क अवेलेबल नहीं है. तो सबसे पहले तो गुजरात सरकार और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि 65 रुपये में अमूल पार्लर पे मास्क मिलेंगे, तो उसका स्टॉक अवेलेबल नहीं है. अच्छा, जो हमने बहुत मुश्किल से मैंने ये मास्क कहीं से अमूल पार्लर किसी और जगह से लिया, और एक तरफ ये गुजरात सरकार वाला जो मास्क है ये 65 रुपये कीमत है, दूसरी तरफ ये गुजरात मेडिकल एसोसिएशन जो है वो मास्क दे रही है 50 रुपये में. उनका कहना है कि ये भी N95 क्वालिटी का है और गुजरात सरकार का कहना है कि ये भी N95 जैसी क्वालिटी है. लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि दोनों में से कोई भी N95 क्वालिटी का है, क्योंकि जो लॉकडाउन के समय जो पब्लिक, आम जनता ने, चलिए अगर मान लेते हैं कि ये N95 के मास्क है, तो गुजरात सरकार दे रही है 65 रुपये में और गुजरात मेडिकल एसोसिएशन दे रही है 50 रुपये में, जबकि इसकी कीमत
जो गुजरात सरकार की कंपनी है गुजरात मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, उन्होंने 30 मार्च को इसकी कीमत तय की थी 49 रुपीज़ 60 पैसे, 49 रुपये 60 पैसे। तो जो गुजरात सरकार की कंपनी है गुजरात सर्विसेज मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, वो 49 रुपये 60 पैसे में दे रही है और गुजरात सरकार 65 रुपये में दे रही है, यानी 15 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कोरोना जैसी महामारी संकट के समय में जब ये एक हमारे जीवन जरूरियात चीज़ बन गई है कि कंपलसरी है, सरकार ने कहा है, तो ये मास्क जो आज तक लोगों ने, जनता ने 100 रुपये में, 150 में, 200 में, 250 रुपये तक भी ये मास्क लिए हैं, तो अगर गुजरात सरकार अब ये अमूल पालक पे बोल रही है कि हम 65 रुपये में दे रहे हैं, तो आज तक जितने लोगों ने 250 रुपये 300 रुपये मास्क लिए, जो जिनको लूटा गया उनका क्या? जिन्होंने ज़्यादा पैसे लिए, प्रॉफिट कमाया, उनके ऊपर सरकार एक्शन लेगी? नहीं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि गुजरात मेडिकल एसोसिएशन जो है वो 50 रुपये मास्क दे रही है और गुजरात सरकार 65 में, यानी इसमें भी 15 रुपये का मुनाफा गुजरात सरकार ले रही है। ऐसे समय पे जब महामारी का समय है, संकट का समय है, अगर सरकार चाहे तो ये मास्क फ्री में भी दे सकती है, और अगर इनको लेना है तो टोकन अमाउंट लीजिए, लेकिन 15 रुपये आप मुनाफा ले रहे हो, ये 15 रुपया किसकी जेब में जा रहा है? जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो पिछले 60 दिन से किसी का रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, जिनके जेब में पैसा नहीं है, वो मुश्किल से कैसे भी करके ये मास्क ले रहे हैं, उनको उनके जेब से पैसा जा रहा है और ये मुनाफा कोई और प्राइवेट कंपनी नहीं, खुद सरकार कमा रही है। ये बहुत दुख की बात है, शर्म की बात है कि गुजरात सरकार ऐसा कर रही है। भीषण तपती गर्मी से शहरवासी बेहाल है। गर्मी से बेहाल शहरवासियों के साथ साथ में रोड पर रहने वाले मजदूर ज्यादा परेशान हैं। देश भर में इन दिनों तेज गर्मी पड़ रही है और कई राज्यों में तो पारा 45 डिग्री से पार हो चुका है। राजस्थान का चूरू कल 50 डिग्री गर्मी के साथ सबसे गर्म स्थानों में शामिल हुआ। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से विदर्भ, मध्य प्रदेश और गुजरात को आने वाले दिनों में राहत नहीं मिलने का अनुमान लगाया है और फिलहाल गर्मी की लहर जारी भी है। बात अगर वडोदरा शहर की जाए तो यहां भी तापमान का पारा 40 के पार पहुंच गया है। मई जून में यहां 42 से 45 डिग्री गर्मी पड़ती है, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से वाहन व्यवहार कम है और गर्मी का पारा 2 से 3 डिग्री कम दर्ज हो रहा है। फिर भी तपती भीषण गर्मी से शहरवासी परेशान हो रहे हैं। दोपहर होते होते लोग अपने घरों में वापस पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर ही नहीं है। ऐसे लोग आखिरकार जाएं तो जाए कहां? और ऐसे लोग पेड़ की छांव में भी राहत पाने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों को बाहर निकलना ही पड़ रहा है, वे दुपट्टा या रुमाल से अपने आप को गर्मी से बचाने की कोशिश में जुटे हैं। गर्मी इतनी भीषण हो गई है कि सड़कें भी अब पिघलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इंसानों और पशु पंछियों के तो हाल ही बेहाल हैं। આટલી બધી ગરમી પડી રહી છે તો તમે રોડ પર ઊંઘી રહ્યા છો? શું કરવાનું હવે? ગરમીને આપણે રોકીશું તો શકવાના નથી. છેલ્લા 8 દિવસથી બહુ ગરમી પડે છે. ખાલી હવા માટે અહીં બેસીએ છે, બાકી ઊંઘ તો આવતી નથી. એટલે આમ છેલ્લા તો કાલથી તો બહુ ગરમી પડે છે. હા, છેલ્લા 8 દિવસથી બહુ ગરમી. 2 દિવસથી વધારે છે, 46 47. ઘર બહાર હોત તો પછી અહીં રોડ પર શું કરવાનું? ઘર હોત તો શું કરે? ઘર હોત તો બી હવે AC વગર તો કંઈ મેળ ના પડે. પણ અહીંયા તમને આટલી ગરમીની અંદર આવી ઠંડક મળી રહી છે? અહીંયા મળી રહે છે. આ છાયા નીચે બેસીએ છે, બીજું શું કરીએ? आजवा रोड पर इब्राहिम बावानी इंस्टीट्यूट में कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, मगर
वहां गंदगी की भरमार है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वडोदरा के आजवा रोड पर इब्राहिम बावानी इंस्टीट्यूट में कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर में बिना लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव को रखा जा रहा है, लेकिन यहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें इंस्टीट्यूट में गंदगी की भरमार साफ साफ दिखाई दे रही है। यहां रहने वाले मरीजों ने ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसमें मरीजों के कमरों में साफ सफाई का अभाव होने की बात सामने आई। कमरे में चारों ओर कचरा फैला हुआ है और बेड भी सही नहीं दिख रहा है। ऐसे में कोरोना के साथ साथ ये मरीज अन्य बीमारियों के शिकार भी बन सकते हैं। और अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। गवर्नमेंट गाइडलाइन जो इशू की है उस हिसाब से हम फॉलोअप कर रहे हैं। फर्स्ट हम सैनिटाइज कस्टमर को कर रहे हैं, उसके बाद हम स्कैनिंग कर रहे हैं, उसके बाद ही हम ही पूरे हमारे स्टाफ को और सबको बाद में ही हम एंट्री दे रहे हैं। ये सब ध्यान रखते हुए, सावधानी बरतते हुए ये सब कर रहे हैं। हमारा कलेक्शन दिखाते हैं, जो ट्रायल होने के बाद का स्टफ हम वापस से इसको सैनिटाइज करते हैं। अपने प्रिय कस्टमर्स को ये सब इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, आप आके शॉपिंग कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। हमारी स्टोर ऑड इवन डे के हिसाब से शुरू हो चुकी है। ओम होम्यो कंसल्टेंसी कोरोना महामारी के बीच भी आपकी सेवा में कार्यरत। ओम होम्यो कंसल्टेंसी में सभी तरह की बीमारियों का होम्योपैथिक परामर्श, चिकित्सा और इलाज उपलब्ध। ओम होम्यो कंसल्टेंसी में सरकारी गाइडलाइन का पालन, पेशेंट के थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। कोरोना वायरस से बचने भारत सरकार द्वारा सुझाई गई आर्सेनिक एल्बम 30 का वितरण। बिना डरे बिना हिचकिचाए विजिट करें ओम होम्यो कंसल्टेंसी, 12 उमिया पार्क सोसाइटी बिसाइड्स विद्या विहार स्कूल, ऑपोजिट इंडसइंड बैंक, सुभानपुरा, वडोदरा। फ्यूचर लिंक कंसल्टेंट्स, 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा। फ्यूचर लिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है आईएल्स एंड पीटीई की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचर लिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा, वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। युग धर्म स्टेशनरी, सभी तरह की स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी मनपसंद जगह। लॉकडाउन के बाद अब युग धर्म स्टेशनरी की सभी ब्रांचेस कार्यरत। सिर्फ एक फोन करें और स्टेशनरी का सभी तरह का सामान घर बैठे पाएं। युग धर्म स्टेशनरी करेगा आपके ऑफिस, गोडाउन, फैक्ट्री या घर पर होम डिलीवरी। होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें युग धर्म स्टेशनरी 9099827717 पर। तालाबंदी में लगातार कार्यरत वडोदरा महानगर पालिका के कर्मचारियों के स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता से कर्मचारियों ने जताई है आपत्ति। वीएमसी एम्प्लॉइज कर्मचारी यूनियन ने आज वडोदरा महानगर पालिका के बाहर बड़ी संख्या में एकत्रित होकर उनके स्वास्थ्य के प्रति बरती जा रही लापरवाही पर आपत्ति जताई।
दरअसल कोरोना महामारी के बीच भी वडोदरा महानगर पालिका के सफाई कर्मचारी से लेकर सभी कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य को तवज्जो नहीं दिए जाने के आरोप कर्मचारी वीएमसी पर लगा रहे हैं। कर्मचारियों को सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स, मास्क नहीं दिए जाने पर वीएमसी के कर्मचारियों ने आवेदन देकर आपत्ति जताई। हमने पहले भी कमिश्नर साहब को आवेदन पत्र दिया हुआ है कि जो कॉरपोरेशन के अंदर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और सफाई कामदार वर्ग काम कर रहे हैं, अभी भी ऐसी पोजीशन में वडोदरा शहर के हित में और संस्था के साथ रहे हैं। तो ये सभी कर्मचारी की जो सलामती के लिए जो केंद्र सरकार की आयुष मंत्रालय की जो गाइडलाइन मुजब जो दवाएं है वो उपलब्ध की जाए, वैसे हमने 3-4 बार उसकी मांग की है। और अभी भी फील्ड में काम करते कर्मचारी, हमारे मेन तो सफाई कामदार है और सभी भी जो नॉन टेक्निकल, टेक्निकल सब फील्ड में काम करे, उसके लिए सैनिटाइजेशन, मास्क, हैंड ग्लोव, अपनी सेफ्टी के लिए कोई भी मतलब उपलब्ध नहीं है सामान। तो पहले कर्मचारी जो अभी इसी महामारी में काम कर रहे हैं उसके लिए सलामती की बात के लिए हम कमिश्नर साहब के पास आए हैं और ये इसकी रजूआत करने वाले हैं। इसके लिए पहले भी गुजरात सफाई कामदार महामंडल के द्वारा प्रकाश भाई सोलंकी और जगदीश भाई द्वारा 2-3 बार भी हमने आवेदन पत्र दिया हुआ है और भारतीय वाल्मीकि समाज मंच तरफ से भी हमने उसके लिए कमिश्नर साहब को आवेदन पत्र दिए हुए हैं। 2 महीने की तालाबंदी के बाद खुला है इलेक्ट्रॉनिक का बाजार। लोगों ने शुरू की है होम अप्लायंसेस की खरीदारी। जहां देखो वहां होम अप्लायंसेस की दुकानों में काफी भीड़ नजर आ रही है। देश में तालाबंदी के माहौल के चलते सारे व्यापार धंधे कई वक्त से बंद थे, लेकिन अब जब लॉकडाउन के इस चौथे चरण में रियायत दी गई है तब सारे व्यापार धंधे खोल दिए गए हैं। आज हम आए हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में बातचीत करने कि इस तालाबंदी में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ा है। सर, 2 महीने से लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को इससे कितना नुकसान हुआ है? मैडम, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जो बात करूँ तो उसमें करीबन ये जो मार्च, अप्रैल और मई जो 3 महीने होते हैं ना, हमारे पूरे साल के टर्नओवर के 40% टर्नओवर होता है। और ऐसे टाइम में मार्च में हुआ जब सीज़न स्टार्ट होने वाली थी, तो करीबन उस टाइम हमारे जितने बड़ौदा सिटी की बात करूँ तो करीबन 180 से 200 रिटेलर्स है ऑलरेडी। उनके पास करीबन 350 करोड़ का माल पड़ा हुआ था, क्योंकि सब लोगों ने सीज़न का प्लानिंग करके बैठे थे। और जो 60 डेज़ का टोटल लॉकडाउन रहा उसमें हमने सबने मिलकर गवर्नमेंट को भी सपोर्ट किया है, बिल्कुल हमने काम नहीं किया है। तो करीबन 350-400 करोड़ का माल सबके पास एज इट इज़ पड़ा रहा था। इतना बड़ा करीबन नुकसान है। अब तक बिक्री कितनी हो चुकी है? मैडम, जो रियायत मिली है लॉकडाउन 4 में, उसके लिए हम गवर्नमेंट और प्रशासन का थैंक यू बोलना चाहेंगे कि भी उन्होंने व्यापारी को समझने के बाद जो लॉकडाउन में हमने रिलैक्सेशन दिया है धंधा करने के लिए, इट इज़ वेरी गुड और ये माध्यम से मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उसके बाद मैडम जो धंधा हुआ है 5-6 दिन, आज 7 दिन हो गए, बराबर है। कस्टमर आता है, लेकिन क्या है वो एकदम नेसेसरी है, जिसका मतलब क्या है कि 60 दिन सर्विस भी टोटली बंद थी। मतलब गवर्नमेंट को हमने भी किया था कि कम से कम सर्विस चालू रखो। तो ये जो 7 दिन में जो बिजनेस हुआ है ना, एकदम ज़रूरत है, जिसका चीज़ बिगड़ गई है या एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, वही कस्टमर आए हैं। 3-4 दिन में रस रहा है, उसके बाद अभी देखा जाए तो अभी ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुका है। लोग कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या लोन ले रहे हैं? लोन तो जो भी ओवरऑल ट्रांजैक्शन हुआ है करीबन में 22-25 करोड़ का धंधा हो चुका है। मतलब करीबन 22,000 जितनी प्रोडक्ट तो बिक गई होगी, छोटी मोटी सब मिलके। फाइनेंस बहुत कम है, मतलब ओवरऑल जो भी बिजनेस हुआ है उसमें सिर्फ 15% फाइनेंस हुआ होगा। बाकी उसके अलावा क्रेडिट कार्ड की इसकी मच्छी है और मेजॉरिटी ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड से ही हो रहा है। लॉकडाउन के बाद जो नया हमें होना लगा है उसमें माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर की काफ़ी रिक्वायरमेंट आई है और दैट इज़ ड्यू टू हाइजीन। सबसे ज़्यादा एसी और कूलर की खरीदारी हो रही है, उसके बाद ये सब चीज़ें काफ़ी हो रही है। लेकिन फाइनेंस का सपोर्ट नहीं है। फाइनेंस का सपोर्ट होता तो शायद बिजनेस और अच्छा हो जाता। ओवरऑल व्यापारियों को सबको नुकसान तो है ही, लेकिन क्या है कि ये जो रिलैक्सेशन होने के बाद हमें क्या फ़ायदा होगा, जो हम माल भर के बैठे थे उसमें से 20-30% मटेरियल निकल गया है, तो सब रिलैक्सेशन फील कर रहे हैं। बड़ौदा सिटी की बात करूँ तो 25 करोड़ का बिजनेस हो गया होगा और मेरे हिसाब से एसी उसमें टॉप पे रहा होगा। मैक्सिमम ये 5-7 दिन में करीबन
जो बिजनेस हुआ होगा ना उसमें मेरे हिसाब से 2000 पीस तो इसी का ही हुआ होगा टेंटेटिव। उसके बाद सारी चीज़ें आएगी, मतलब उसमें रेफ्रिजरेटर आएगा, कूलर आएगा, वॉशिंग मशीन आएगा, माइक्रोवेव आएगा, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। लेकिन लॉकडाउन के बाद का जो करता उसमें क्या है कि कस्टमर को जितनी ज़रूरत होती है ना वही चीज़ लेने आता है। मतलब शॉपिंग करने के लिए आए, ये ख़रीद लिया वो ख़रीद लिया, लोग अभी भी पैसा बचा के अपने सेफ्टी के लिए, क्योंकि आगे आने वाले 2-3 महीने क्या होने वाला है नहीं पता है, तो लोग इतना खर्च नहीं करते हैं। मतलब इसका इफ़ेक्ट तो आएगा। मतलब हमारा ट्रेड को नॉर्मल होने में मेरे हिसाब से 3-4 महीना तो लग जाएगा। दिवाली तक तो सब इस तरह से ही चलेगा मेरे हिसाब से। सर, जब लॉकडाउन हुआ था तब आपके पास कितना स्टॉक था और अब कितना है? करीबन वो टाइम पे तो हमारे पास करीबन 15 से 20 करोड़ के आसपास का स्टॉक था। अभी थोड़ा सा जब से लॉकडाउन ओपन हुआ है तब से अच्छा सेल हुआ है। सबसे ज़्यादा किस चीज़ की खरीदारी करने लोग आते हैं? सबसे ज़्यादा एयर कंडीशनर, फ्रिज, एलईडी एंड वॉशिंग मशीन। हमने सभी के लिए बाहर एक स्टॉल बनवाया है, वहाँ पे सैनिटाइज़र प्लस स्कैनिंग प्लस सभी के लिए मास्क, जो मास्क पहन के नहीं है उसको मास्क प्रोवाइड करते हैं। और हमारे स्टाफ में सभी लोगों को फर्जियात वो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाया है। पहले हमारे पास काफ़ी सारी स्टॉक था। एसी के सीजन में हम एसी एंड एयर कूलर हम कभी जनवरी महीने से ही हम पूरा स्टॉक कर लेते हैं। लेकिन जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से 2 महीने से टोटली पूरा बिजनेस क्लोज था। लेकिन जब से खुला है तब से करीबन हमारा 40% माल बिक्री हो गया है। लॉकडाउन में सर कितने रुपये का नुकसान हुआ? कई सारा हमारे पास बहुत सारा स्टॉक था। वो 2 महीने में जो सीज़न, अभी तो थोड़ा सीजन ख़त्म होने आया है, लेकिन अभी भी जो भी माल जो बिकता है वो कंटिन्यूसली बिकता है और करीबन 40% के आसपास हमारा माल सेल हो गया है। लॉकडाउन में रियायत मिलते ही हर कोई खरीदारी के लिए बाहर निकल आया है, लेकिन जीवन ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए ही बाहर निकले, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब कुछ भी लेने के लिए बाहर निकल रहे हो लेकिन सावधानी ज़रूर बरतें, क्योंकि रियायत हमें सरकार ने दी है। देश अब भी कोरोना संकट से नहीं उभरा है। एसवीआईटी कॉलेज के छात्र ने तकनीक के इस्तेमाल से बनाया है रोबोट, जिसे अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज में हो सकती है सहूलियत। वासद की एसवीआईटी कॉलेज के छात्र अनल उपाध्याय ने लॉकडाउन पीरियड का इस्तेमाल करते हुए एक अनोखा रोबोट बनाया है, जो अस्पताल में जाकर मरीजों को दवाई, पानी की बोतल, खाना पहुंचा सकता है। इस रोबोट में एक विशेष कैमरा भी है, जिसके जरिए रोबोट की निगरानी की जा सकती है। इन दिनों कोरोना संक्रमण से कई स्वास्थ्य कर्मचारी बीमार हो रहे हैं। ऐसे में ऐसे रोबोट स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए उनका काम बांटने का उत्तम जरिया बन सकता है। મારું નામ અનલ ઉપાધ્યાય છે। હું થર્ડ યર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન એન્ડ કંટ્રોલ ડિગ્રી એન્જિનિયરિંગ કરી રહ્યો છું ફ્રોમ એસવીઆઈટી વાસદ। ડ્યુરિંગ આ લોકડાઉન પીરિયડમાં ખાલી એક મેઇન રૂલ ફોલો કરવામાં આવે છે, વિચ ઇઝ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ। તો જે રીતે પછી મેં વિચાર્યું કે હોસ્પિટલ્સ છે ને ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, તો ત્યાં લાઈક હોસ્પિટલ્સમાં જે કોવિડ પેશન્ટ્સ હોય છે તો ડૉક્ટર્સે બધું પહેરવું પડે છે, બધી સાચવી રાખવી પડે છે એ લોકોને દવા આપવામાં ને ખાવાનું આપવામાં। અને ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કોઈને એલાવ કરે છે તો એ લોકોને વોચ કેવી રીતે રાખવું, એ લોકો પર સુપરવિઝન કેવી રીતે કરવું, તો એના રિલેટેડ કંઈક વસ્તુ કે કોઈ ડિવાઇસ બનાવાય। મને ભણવામાં પણ આવ્યું છે રિમોટ સેન્સિંગ, કમ્યુનિકેશન એન્ડ ફેસ ડિટેક્શન, લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ કેવી રીતે કરવું, તો એ ટેકનિક યુઝ કરીને મેં એક ડિવાઇસ બનાવી છે। આ પ્રોજેક્ટમાં મેં એક મેન્યુઅલ કંટ્રોલિંગ રોબોટ બનાવ્યો છે અને એક હાર્ડવેર બનાવ્યો છે જે મારા રોબોટ જોડે કમ્યુનિકેટ કરે। એક ઇનબિલ્ટ કેમેરા लगायो છે જે લાઈવ વિડિયો સ્ટ્રીમિંગ કરશે, જે મારા મોબાઈલમાં દેખાશે। एक और तालाबंदी, कोरोना संक्रमण सबसे परेशान देश है। ऐसे में उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से बर्बाद हुई है 71 हेक्टेयर जमीन। खतरे में है वहां के वन्य जीवों का जीवन। पिछले 4 दिनों से उत्तराखंड जंगलों की आग से घिरा हुआ है। आग से न केवल वन संपदा को बल्कि वन्य जीवों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। आग से परेशान होकर जान बचाने को इधर उधर भटक रहे बेजुबान वन्य जीवों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। खुद वन महकमा मान रहा है कि 65 से अधिक स्थानों पर जंगल में आग विकराल रूप धारण कर चुकी है। वन्य जीवों के आबादी के नजदीक आने से मानव और इनके बीच संघर्ष तेज होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
ऐसे में जंगल की दहलीज पार करते ही उनके शिकार की भी आशंका है। जंगलों में लगी आग से लोगों को जोड़ते हुए कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर आग से झुलसे वन्य जीवों की तस्वीरें अपलोड की है, जो तेजी से वायरल हो रही है। इन तस्वीरों को देखकर हर कोई सहमा हुआ है। पिछले 4 दिनों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में अब तक आग लगने के कुल 1036 मामले दर्ज किए गए हैं। विभिन्न हिस्सों में आग लगने के 295 नए मामले सामने आए हैं। नर्मदा जिला में बीटीपी के नेता और पुलिस अधिकारियों के बीच घर्षण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस में इस मामले को दर्ज भी किया गया है। नर्मदा जिला के डेडियापाड़ा में सीपीआई चौधरी के साथ बीटीपी के कार्यकर चेतर वसावा और उनके सहयोगी के घर्षण का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दरअसल तालाबंदी के अमल के तहत वाहनों की चेकिंग के दौरान ये घटना सामने आई है। इस मामले बीजेपी कार्यकर्ता चेतर वसावा ने पुलिस द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के बाद भी कच्चा सामान लेकर जा रहे लोगों को पुलिस द्वारा परेशान किया जाता होने की बात कही गई। वहीं डेडियापाड़ा के सीपीआई चौधरी ने वाहन चालकों के पास दस्तावेज नहीं होने से वाहन तक डिटेन किए होने की सफाई दी। 10,000 રૂપિયા તમે આ તમારા સરકારે પરમિશન આપેલી છે સરકારે પરમિશન આપેલું છે લોકલ ગાડીનું તો બી વગર પાસે વગર પરમિટ આ લોકો 2,000 રોકડા લે છે સીપીઆઈ ડેડિયાપાડા 2,000 રૂપિયા આ ભાઈ ઉઘરાવે છે ભાઈ આ બાજુ બોલાવી લો ડ્રાઈવર બોલાવો ભાઈ એ ડ્રાઈવર આવી જાવ ચાલો બોલાવી લો बीसीसीआई का कंपनी कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम। कंपनी कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जा रही है जांच। राज्य सरकार के आदेश के चलते अब औद्योगिक इकाइयां अपनी रफ्तार पकड़ रही है। ऐसे में इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है, जिस पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बीसीसीआई से जुड़ी मकरपुरा की जीआईडीसी की कंपनी के कर्मचारियों का हेल्थ चेकअप किया गया। सभी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग से लेकर अन्य जांच की गई, ताकि अगर कर्मचारियों में कोई भी संदिग्ध या बीमार कर्मचारी सामने आए तो उसे अन्य कर्मचारियों से अलग किया जा सके। बीसीसीआई द्वारा इस कार्य को पारुल यूनिवर्सिटी की मेडिकल टीम के सहयोग से अंजाम दिया जा रहा है। आवा संजोगों कोरोना कोई रसी तो शोधाई नहीं, परंतु जीआईडीसी में काम करता वर्करों की इम्यूनाइजेशन सिस्टम डेवलप थाय અને કર્મચારીઓમાં કેવી રીતે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવવું અને કોરોના ન થાય તેના માટે પ્રિકોશનમાં શું પગલાં લેવા તેના અવેરનેસ કાર્યક્રમ બાબતે વીસીઆઈ તરફથી એક પારુલ યુનિવર્સિટીના જેએનએચએમસી વિભાગ તરફ સાથે સંકલન કરી અને એક જીઆઈડીસીની તમામ યુનિટોમાં જે રજિસ્ટર કરાયેલા છે વીસીસીઆઈમાં એ લોકોની કંપનીમાં જઈને મેડિકલ કર્મચારીઓનું તથા કંપનીના જે બી કોઈ સ્ટાફ વર્કર બધા હોય તેના હેલ્થ ચેકઅપનો કાર્યક્રમ આયોજિત કરવામાં આવેલો। आज रोज आ काम टीसीआर एडवांस में आ काम અત્યારે ચાલી રહેલી છે અને તમામ સ્ટાફ તરફથી બી સંપૂર્ણ સહકાર મળે છે। આ લોકોના તરફથી બી સારું છે। આનાથી કર્મચારીઓમાં પણ એક પોતાનું ઇમ્યુનાઇઝેશન સિસ્ટમ ડેવલપ થશે અને કુદરતી શક્તિમાં કુદરતી રીતે પાવર વધશે, જે કોરોનાની સામે લડવામાં એ લોકો માટે અનુકૂળ પડશે। जो इवेंट यहाँ पे हुआ है पारुल यूनिवर्सिटी की तरफ से, ओके, और जो बीसीसीआई का एंटर हुआ है, ओके, यहाँ पे जितना भी हम लोग कंपनी का स्टाफ है टीसीआर का, तो टीसीआर के सबका प्रॉपर यहाँ पे चेकअप हुआ, हेल्थ चेकअप के बाद कुछ मेडिसिन है जो उन्होंने नेसेसरी मेडिसिन लेने के बाद आप इससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और बहुत सारे हेल्थ टिप्स भी दिए हैं जो आप अगर रेगुलर करते हैं तो आप इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। और ये एप्लीकेबल आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपके सराउंडिंग स्पेस के लिए सारे लोगों को आप बता सकते हैं। कहा जाता है कि अगर चाहो तो कोई भी राह मुश्किल नहीं होती, और ऐसी ही एक छोटी सी कोशिश की है वडोदरा शहर के पुलिस कर्मचारी रवि तोमर ने। वेस्ट में से बेस्ट चीजें तो बहुत सारे लोग बनाते हैं और अपने घरों को सजाते हैं, लेकिन रवि तोमर नामक एक पुलिस कर्मचारी ने
एक ऐसी चीज बनाई है जो खुद के लिए नहीं है लेकिन पंछियों के लिए है। तेल के खाली डिब्बे को काटकर उसमें एल्यूमिनियम के सरिये लगाकर रवि तोमर ने पंछियों के लिए छांव में बैठकर दाना खाने का और झूला झूलने का एक ऐसा इंतजाम किया है जो आपको भी देखकर लगेगा कि वाह, ऐसा हमें भी कुछ करना चाहिए। वाघोडिया के शंकर पैकेजिंग कंपनी के कर्मचारियों को फूड पॉइजनिंग हुआ, जिसमें से 4 कर्मचारी आईसीयू में भर्ती है। वाघोडिया जीआईडीसी की शंकर पैकेजिंग कंपनी के कामदारों को फूड पॉइजनिंग का असर हुआ है। कैंटीन में खाना खाने के बाद कामदारों की तबीयत खराब होने पर उन्हें पारुल हॉस्पिटल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। करीबन 65 जितने कंपनी कर्मचारी इसका शिकार हुए हैं, जिसमें 4 कर्मचारियों की तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्हें आईसीयू में इलाज दिया जा रहा है। दरअसल कंपनी की कैंटीन में गुणवत्ता विहीन खाना मिलने का मामला कर्मचारियों ने पहले भी उठाया था, लेकिन कंपनी ने खाने की गुणवत्ता में सुधार के बजाय आवाज उठाने वाले उन कर्मचारियों को कंपनी से निलंबित कर दिया। इस मामले कंपनी ने मीडिया को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। महिसागर जिला में नहीं थम रहा है कोरोना वायरस का कहर। अब तक 111 मामले दर्ज हो चुके हैं। महिसागर जिला में फिर एक बार बड़ी संख्या में कोरोना के सामने आए हैं। एक साथ 17 लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। संतरामपुर के 6, खानपुर के 3, बालासिनोर में 5, वीरपुर में 2 और लुणावड़ा में 1 कोरोना केस की पुष्टि हुई है। महिसागर जिला में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 111 पर पहुंच गई है। प्रवासी मजदूरों की वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। आज शहर से 1500 प्रवासी मजदूर उड़ीसा के लिए रवाना हुए। वडोदरा शहर में प्रवासी श्रमिकों की वतन वापसी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उड़ीसा के 1500 जितने प्रवासी श्रमिकों को आज वडोदरा रेलवे स्टेशन से उत्कलीय उड़ीसा सेवा ट्रस्ट और कांग्रेस के सहयोग से उनके वतन उड़ीसा भेजा गया। इन प्रवासी श्रमिकों को यात्रा के दौरान खाने के लिए फूड पैकेट्स भी दिए गए। आज उड़ीसा के लिए 1500 जन के लिए आज रेलवे में जा रहे हैं लोग उनके वतन में। उनके लिए आज हमारे प्रमुख प्रशांत भाई पटेल जी और विरोध पक्ष के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव भत्तू भाई और हमारी कांग्रेस की टीम साथ में मिलके इन लोग को पानी, ब्रेड और बिस्किट का वितरण किया है, क्योंकि लंबा सफ़र है, पानी और भूख ज़्यादा लगेगी उनको, इसके लिए हमने ये बंदोबस्त किया है। और आज हमारा 58वां दिन है, हमने ये सेवा चालू है और हर रोज़ हम लोग ऐसे पर प्रांतीय जितने भी आते हैं उनकी सेवा के लिए हम लोग हर कार्य में शामिल रहते हैं। ये लास्ट 15 दिन से हम लोग मेहनत कर रहे थे और यहाँ का कलेक्टर साहब और डिप्टी कलेक्टर साहब और मामलतदार और भत्तू भाई और सभी लोग हमको कोऑपरेट किए। आज करीबन 1200 से 1500 लेबर यहाँ से हम लोग रवाना कर रहे हैं और उनके लिए ट्रस्ट की तरफ से करीबन 5000 पानी का बोतल, 5000 ब्रेड और 5000 करीब बिस्किट का व्यवस्था किया गया था। और शांतिपूर्वक अभी अंदर जा रहे लोग, बाकी शांतिपूर्वक वो उड़ीसा में पहुंच जाए। कोरोना संकट के बीच जो सेवाएं दे रहे हैं उनकी सराहना लगातार की जा रही है। आज वीपो ने किया मीडिया कर्मचारियों का सम्मान। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच भी कई फ्रंटलाइनर्स अपनी सेवाएं निभा रहे हैं, जिसमें मीडिया कर्मचारी भी शामिल है। महामारी के बीच भी लोगों तक खबरें पहुंचाने वाले मीडिया कर्मचारियों को वल्लभ इनरफेथ पुष्टि मार्गीय ऑर्गेनाइजेशन की ओर से सम्मानित किया गया। संक्रमणથી જ્યારે આખું વિશ્વ સંતપ્ત થઈ રહ્યું છે તેવા સમયમાં ભારતવર્ષ એની આગવી સૂઝ અને સંકલ્પિત શક્તિના કારણે ઘણું બધું સુરક્ષિત અને આગળ વધી રહ્યું છે। ગુજરાત રાજ્યમાં એનું સારું કંટ્રોલ અને સારું એનું પ્રશાસને તાલમેલ ગોઠવ્યું છે। ત્યારે કોરોના વોરિયર્સ તરીકે જેટલા પણ મેડિકલ સ્ટાફ, પેરામેડિકલ સ્ટાફ, પ્રેસ, ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા, પેપર મીડિયા અને એના તંત્રીશ્રી, એના કાર્યકર્તાઓ, એની ટીમ અને સમસ્ત પ્રેસ રિપોર્ટર, પત્રકાર મિત્રોનું કોરોના વોરિયર્સ તરીકેનું આજે જ્યારે અહીંયા સન્માન થઈ રહ્યું છે ત્યારે એ બધા જ લડવૈયાઓને અને આ મહામારીના સામે સમાજને શાતા, હિંમત, સાહસ અને ધૈર્ય અપાવવા માટે જે એ લોકોએ કાર્ય કર્યું છે તે માટે સમસ્ત પ્રેસ મિત્રોને, મીડિયાના બધા જ
પરિવારજનોને મારા ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે, ખૂબ ખૂબ મારી પ્રભુ પ્રાર્થના છે, પ્રભુ એમનું આરોગ્ય સારું રાખે અને સમાજમાં જલ્દીથી આરોગ્યમયતા, શાંતિ અને ફરીવાર આપણે ગુંજતું ગુજરાત જોઈએ એવી પ્રભુ પ્રાર્થનાઓ સાથે વિરમું છું। कल ही एक खबर आई थी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के गांव में विकास के नाम पर शून्य है और आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के विकास के लिए गांव के सर्वे पर वहां के स्थानीयों ने विरोध किया है और नाराजगी जताई है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास कई आकर्षण विकसित किए जा रहे हैं। इन विकास कार्यों के लिए आसपास के 6 गांवों की जमीन का सर्वे और फेंसिंग का काम शुरू किया गया है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। इस मसले स्थानीय महिलाओं और पुलिस के बीच हुए घर्षण के चलते पुलिस ने कुछ महिलाओं को डिटेन किया। तालाबंदी में फंसे प्रवासी मजदूरों को लगातार वतन वापस भेजा जा रहा है और इन मजदूरों को सामाजिक संस्थाएं सहायता भी दे रही है। जैन सोशल ग्रुप और लायंस क्लब बरोड़ा विश्वामित्री के अध्यक्ष दीपक सुराना की अगुवाई में वडोदरा रेलवे स्टेशन से वतन वापसी कर रहे श्रमिकों को फूड पैकेट का वितरण किया गया। इन दिनों श्रमिकों की वतन वापसी के लिए वडोदरा से विशेष श्रमिक ट्रेन चलाई जा रही है। श्रमिक ट्रेन से वतन लौट रहे 1600 प्रवासी मजदूरों को संस्था द्वारा फूड पैकेट्स दिए गए। जब से कोरोना महामारी के परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान में लॉकडाउन की घोषणा हुई है, तो लगभग दूसरे ही दिन से हमने मैं जैन सोशल ग्रुप बरोड़ा और लायंस क्लब विश्वामित्री का प्रेसिडेंट हूँ और मेरे साथ में दूसरी 5 संस्थाएं, रोटरी क्लब, जेसिस बनियन सिटी, जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कच्छी गुर्जर जैन संघ और संगिनी फोरम वडोदरा, तो 7 संस्थाओं ने हमने मिलके ये सोचा कि इस लॉकडाउन में जो ज़रूरतमंद है हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो हमने जो पहला आयोजन किया वो अनाज किट के वितरण का किया और लगभग अभी तक हम 2 महीने से कंटिन्यू 3500 से ज़्यादा अनाज की किटों का पूरा प्लानिंग के साथ, आइडेंटिफाइड डेटा के साथ, पुलिस और कॉरपोरेशन के साथ मिलके हम उसका वितरण कर चुके हैं। होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के साथ मिलकर हमने 10 लाख से ज़्यादा होम्योपैथिक इम्यूनिटी बूस्टअप किट जो बरोड़ा में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो भी हम उसमें भी हमारा योगदान है। जब से जो प्रवासी श्रमिक है वो जा रहे हैं तो हमने हाईवे पर उनके लिए फूड पैकेट्स का पहले उनको कैसे हम व्यवस्था करें वो हमने लास्ट 3-4 दिन में आयोजन किया और आज लगभग 1600 प्रवासियों के साथ जो एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन जा रही थी रेलवे स्टेशन से, उसके प्रवासियों को हमने फूड पैकेट्स, पानी की बोतल वो वहाँ पे स्टेशन पर उपलब्ध कराई। व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी वहाँ पर। सब जो भी श्रमिक वहाँ पर आए थे उनकी स्क्रीनिंग वगैरह पहले से हो चुकी थी और बस के द्वारा वो आए थे। लगभग 1 बजे का डिपार्चर था ट्रेन का, 11 बजे से आने शुरू हुए थे। हम भी वहाँ 11 बजे पहुँच गए थे। कलेक्टर श्री की परमिशन के हिसाब से हम वहीं पर अंदर 1 बाय 1 पूरा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए हमने वहाँ पर फूड पैकेट्स, पानी की बोतल उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया वहाँ पर। और इस जो वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर हमारे जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन के पूर्व प्रमुख अशोक जैन, लायंस क्लब के मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन पास्ट परिमल भाई पटेल और हमारे NGO 7 के सुनील भाई संघवी वगैरह हमारे मेंबर भी इस सेवा कार्य में वहाँ पर उपस्थित थे। कोरोना महामारी और उसके बाद हुए लॉकडाउन में कई लोग समस्याओं से घिर गए थे और ऐसे लोगों के लिए आशीर्वाद रूप बन रहे हैं निशिता राजपूत जैसे सामाजिक कार्यकर। शहर की सामाजिक कार्यकर निशिता राजपूत महामारी के बीच भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही है। निशिता राजपूत द्वारा जरूरतमंद महिलाओं को राशन वितरण के साथ साथ सिलाई मशीन दिया गया ताकि वे सिलाई मशीन के जरिए लॉकडाउन में भी कुछ कमाई कर सकें। लास्ट 8 યર્સથી હું 10,000 દીકરીઓને સ્કૂલ ફીસ માટે તો હેલ્પ કરતી આવી છું, પણ અત્યારે જે કોરોના વાયરસ ચાલી રહ્યો છે અને જે લોકડાઉન છે તેમાં જે મિડિયમ ક્લાસ ફેમિલી છે એમને ઘણી તકલીફ પડતી રહે છે, તો એમાં અમે લોકો રાશન પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ દાતાઓશ્રીના મદદથી અને પ્લસ જે અમે બા દાદા છે અમારા વડીલો એમને તો અમે ભોજન પૂરું પાડીએ છીએ, પ્લસ આ જે મિડિયમ ક્લાસ ફેમિલીને તકલીફ ના પડે તેના માટે અમે 2 મહિના સુધી એમને રાશન પ્રોવાઈડ કરે છે 2 મહિનાનું। છેલ્લા 5 વર્ષથી મારી બેબીની ફી આપે છે, પ્લસ મને એક સિલાઈ મશીન આપી છે એમને, એમનાથી મારો રોજગાર સારો ચાલે છે, એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર।
અને આ 2 મહિનાથી એમને જે કીટ આપી છે અમને, તો અમને લોકડાઉનની અંદર ઘણી બધી હેલ્પ થઈ રહી છે. સારી રીતે મારું ઘર ચાલી રહ્યું છે. નિશિતાબેનને તમે કોઈ સંદેશો આપવા માંગો છો? એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે આ રીતે બધી બહેનોને સહાય કરે છે, છોકરીઓને મદદ કરે છે. वैष्णवाचार्य वागीश कुमार जी ने अपना जन्म दिवस जरूरतमंदों को राशन किट वितरित कर मनाया. केवड़ाबाग के बैठक मंदिर में वैष्णवाचार्य वागीश कुमार महाराज के जन्मदिन के मौके पर जरूरतमंदों को राशन किट का वितरण किया गया. साथ ही इस मौके पर वागीश कुमार के पुत्र सिद्धांत कुमार द्वारा लिखे गए धार्मिक पुस्तक अ वर्ल्ड विथ कॉस्मोस का विमोचन किया गया. खूब ज आनंदनो विषय है. महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी द्वितीय पुत्र श्री विठ्ठलनाथ जी त्रीजा दीकरा परिवार में आज 15મી पेढ़ी में જ્યારે હું છું અને આજનો આ જન્મદિવસ ઘણા વર્ષોથી દેશ વિદેશમાં અને અનેક સ્થાનો પર મનાવવાનું પ્રભુ કૃપાએ સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું. પણ અત્યારની દેશકાલ પરિસ્થિતિ અને જ્યારે હજારો લોકો કોરોનાગ્રસ્ત થઈને અને સ્વધામ જઈ રહ્યા છે, ત્યારે બહુ જ સાદગી સાથે આ જન્મદિવસ મનાવવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો અને પ્રભુ કૃપાએ સંકલ્પ આજે પૂર્ણ થયો. મારા બંને દીકરાઓ જે લોકોએ કોલેજ સુધીનો અભ્યાસ પૂરો કરેલો છે, એમાં નાના દીકરાએ આજે એક ખૂબ જ સુંદર અંગ્રેજી મોટિવેશનલ પુસ્તકનું આજે લોકાર્પણ કર્યું છે પૂજ્ય પિતૃચરણોના ચરણોમાં. એ પણ આજે એક બહુ જ મોટો ગૌરવનો વિષય છે. તો આ બધી જ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખી હું એક જ વાત કહેવા માંગીશ કે કોરોના એ મને લાગે છે કે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટેનું એક બહુ જ સરસ એક માધ્યમ બન્યું છે. લોકો ઘરમાં રહ્યા છે, પ્રભુનું ભજન કર્યું છે, સ્મરણ કર્યું છે, ચિંતન કર્યું છે અને પ્રભુને પામવા માટેનું એક ભગીરથ કાર્ય કર્યું છે. ઘણા લોકો પૂછે છે કે ભગવાન પણ બંધ થઈ ગયા, ત્યારે મને કહેતા આનંદ છે કે ભગવાને બહુ જ મોકા આપ્યા કે વ્યક્તિ સુધરે, વ્યક્તિનું ભાવ સુધરે, વ્યક્તિનો પ્રેમ સુધરે, વ્યક્તિની ભાવના સુધરે. પણ વ્યક્તિ જ્યારે સુધરવા તૈયાર ન થયો ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે હવે મારે બંધ થઈને અને વ્યક્તિઓને બંધ કરીને સુધારવા પડશે. મને લાગે છે કદાચ કોરોના એ જ કારણથી આ ભૂમિ પર આવ્યું હશે. તો વિશેષ મારે કંઈ કહેવું નથી. પ્રભુના ચરણોમાં વિનંતી આપ બધાના તરફથી હું કરવા માંગુ આજના દિવસે કે હે પ્રભુ, જેનાથી જે કોઈ ભૂલ થઈ હોય એને ક્ષમા આપીને આજના દિવસે આ કોરોના ધીરે ધીરે સમાપ્ત થઈ જાય અને પુનઃ રાબેતા મુજબનું જીવન થાય, મનુષ્ય સુખી અને સંપન્ન થાય, એ જ અભ્યર્થના પ્રભુના ચરણોમાં સમર્પિત કરી હું મારા અલ્પ વક્તવ્યથી વિરામ લઉં છું. कोरोना से बचना भी है और आगे बढ़ना भी है, और इसीलिए मकरपुरा जीआईडीसी में हो रही है मास्क से लेकर सैनिटाइजर की बिक्री, और वो भी रोड के किनारे. वहां के कुछ लोगों ने एक नया रोजगार का जरिया ढूंढ निकाला है. बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच अब जनजीवन जो है पटरी पर लौट रहा है. 2 महीने घरों में बंद रहने के बाद अब दुकानें खुली हैं, कंपनियां, फैक्ट्री भी खुल गई है और बाजार भी खुले हैं. ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा कम करने के लिए सरकारी गाइडलाइन का पालन जरूरी है. सैनिटाइजिंग से लेकर मास्क, हैंड ग्लव्स के जरिए लोग अपनी सुरक्षा कायम कर रहे हैं. मकरपुरा जीआईडीसी में सड़कों पर ही इन वस्तुओं की बिक्री देखी जा सकती है. सैनिटाइजर, ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन, मास्क, हैंड ग्लव्स, स्प्रे, सब कुछ यहाँ बिकता है, और वे भी कम दामों पर, ताकि हर कोई अपने आप को कोरोना से सुरक्षित रख सके. राज्य और शहर के आर्थिक स्थितियों में जो हालात चल रहे हैं, ऐसे में इस तरह से एक नए रोजगार की तलाश करना वाकई काबिले तारीफ है. दाहोद के 4 मरीज आज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए. ताली बजाकर अस्पताल से दी गई उन्हें छुट्टी. दाहोद में 4 और मरीज कोरोना से स्वस्थ हुए हैं, जिन्हें आज डिस्चार्ज किया गया. ये 4 लोग दाहोद के जायडस हॉस्पिटल में इलाज ले रहे थे. 23 वर्षीय शबाना पठान, 56 वर्षीय बूची भामोर, 27 वर्षीय नियाजुद्दीन काजी और 45 वर्षीय नफीसा पठान कोरोना फाइटर बने हैं. इन 4 लोगों को डिस्चार्ज देते वक्त अस्पताल प्रबंधन द्वारा ताली बजाकर उन्हें विदा किया गया. दाहोद में अब तक 22 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं और 12 केस एक्टिव हैं.
મુંબઈથી કલેક્ટરશ્રીની પરવાનગી લઈને અમે ભાઈઓ અહીંયા દાહોદ ખાતે આવ્યા હતા અને આવીને ડાયરેક્ટ અહીંયા ઝાયડસ હોસ્પિટલ ખાતે ચેકઅપ કરાવ્યું હતું. એમાં ભાઈનો પોઝિટિવ આવ્યો હતો અને મારો નેગેટિવ આવ્યો હતો. એ પછી મને ગવર્મેન્ટ ક્વોરન્ટાઇન ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. 13મા દિવસના રિપોર્ટમાં મારો પોઝિટિવ આવ્યો. એ પછી મને અહીંયા ઝાયડસ હોસ્પિટલ ખાતે ડૉક્ટર મોહિત સર દેસાઈ છે એમની ટ્રીટમેન્ટ હેઠળ મને અહીંયા સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. ટ્રીટમેન્ટ સારી છે અને એટલું ખાસ ડરવાનું છે નહીં કોરોનાથી. મેન તો શું છે કે આપણી ઇમ્યુનિટી ઉપર ડિપેન્ડ છે વધુ અને અહીંની સર્વિસ અને જે સારવાર મળી એ માટે પણ હું ઘણો એટલે સારું અનુભવું છું. सावली की बॉम्बार्डियर कंपनी में लगातार 2 दिन से फूड पॉइजनिंग की घटना सामने आई है. स्वास्थ्य विभाग पहुंचा जांच के लिए. सावली के मंजूसर जीआईडीसी में बॉम्बार्डियर कंपनी की कैंटीन में खाना खाने के बाद 35 जितने कर्मचारियों को फूड पॉइजनिंग होने का मामला सामने आया. मंगलवार रात को भी इस कंपनी में खाना खाने के बाद 80 लोगों को फूड पॉइजनिंग हुआ था, जिसमें से कुछ कर्मचारियों की स्थिति गंभीर होने से उन्हें वडोदरा के श्रीजी अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती किया गया है. कर्मचारियों ने गले में दर्द, पेट में जलन और सिर दर्द की शिकायत भी की है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कंपनी पर पहुंचकर मामले की जांच की. कडाना डैम की कैनाल में नहाने उतरे 2 बच्चे पानी में डूब गए और दोनों की वहीं पर ही मौत हो गई है. महिसागर के कडाना तालुका के रनकपुर में 2 बच्चों की कैनाल में डूब जाने से मौत हो गई है. कडाना डैम में से गुजरती सुजलाम सुफलाम कैनल में ये 2 बच्चे नहाने उतरे थे, जो मस्ती मस्ती में पानी में डूब गए. घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों के शव को बाहर निकाला. एक और कोरोना संकट और दूसरी ओर गर्मी की मार. इन दोनों से इस वक्त देश का हर नागरिक परेशान है, लेकिन इस बीच उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में जो संकट है वो इस परिस्थिति से बिल्कुल अलग है. क्या है ये परिस्थिति, देखते हैं. देश के हर राज्य का इस वक्त गर्मी से बुरा हाल है. गर्मी की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, लेकिन उत्तराखंड के चमोली में इससे बिल्कुल विपरीत परिस्थिति देखी जा रही है. चमोली में 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब बर्फ से पूरी तरह से ढक चुका है. काफी ज्यादा हिमवर्षा की वजह से वहां मौजूद सरोवर भी बर्फ से ढक चुका है. वहां पर 15 से 20 फीट ऊंचे बर्फ के थर जम गए हैं, जिसकी वजह से अब गुरुद्वारा के कपाट खोले जाने की परंपरा को भी फिलहाल के लिए रोक लिया गया है और यात्रालु की यात्रा भी स्थगित कर दी गई है. वहां के आस्था पट पर भी काफी ज्यादा बर्फ जमी है. वैसे हर साल यात्रा के 1.5 महीने पहले से वहां के आस्था पट से बर्फ हटाने का कार्य शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि बर्फ हटाने में सेना को 1.5 महीने का वक्त लगता है. इस बार भी सेना ने अपना कार्य शुरू कर दिया था, लेकिन भारी बर्फ वर्षा की वजह से अब तक बर्फ को हटा पाना मुमकिन नहीं हो पाया है. वडोदरा शहर के अकोटा स्टेडियम पर चल रहे टेनिस कोर्ट को फिर से शुरू कर दिया गया है. क्या है वहां का माहौल, देखते हैं. यूं तो पिछले 2 महीने से तालाबंदी में सब कुछ बंद हो गया था. बात करें बॉलीवुड की, बात करें स्पोर्ट्स की या फिर यूनिवर्सिटी या स्कूल, खास करके स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अपने फिटनेस के लिए घर में ही कुछ न कुछ नए आयाम ढूंढ रही थी और नए खेल के आयाम भी ढूंढने की कोशिश करती थी. अब जब थोड़ी सी रियायतों के साथ में ज़िंदगी पटरी पर आ रही है, तो स्पोर्ट्स के लिए भी ये दरवाज़े खुल रहे हैं तालाबंदी के बाद. वडोदरा शहर में यूं तो कोई भी स्पोर्ट्स एकेडमी अभी तक खुली नहीं है, मगर हम जहां पहुंचे हैं ये टेनिस एकेडमी अकोटा स्टेडियम पर खुल गई है पिछले कुछ दिनों से. अब हम आगे चलते हैं किस तरह के प्रिकॉशन की यहाँ तैयारी के बाद में इस एकेडमी को सुचारू किया गया है और यहाँ कुछ बच्चे खेलते हुए भी आपको नज़र आएंगे. सबसे पहले बात करेंगे सुनील व्यास से, जो इस एकेडमी के फाउंडर हैं. सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने इस रियायत में एकेडमी शुरू की है. मैं
आपको सबको बताना चाहूँगा कि ये बार जब ये आखिरी वाला हमारा लॉकडाउन 4.0 आया, जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस खोल सकते हैं। थोड़ी बहुत जो लिमिटेशन है उसमें से एक है, आपको स्पेक्टेटर्स नहीं होने चाहिए। हमारे टेनिस सेंटर्स जो चलते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे कंपैरेटिव बच्चे जो कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं, बहुत सारे रिक्रिएशनल प्लेयर्स जो सुबह में अपना एक्सरसाइज के लिए भी खेलते हैं। इन सबको बहुत खुशी हुई और हमने इन सबको ये बताया कि अगर हम करना शुरू चाहते हैं तो हमें ये सब जो भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बनाए हैं उसको फॉलो करके अगर हम शुरू करेंगे तो हम गवर्नमेंट को, अपने देश को ये सेफ्टी प्रोवाइड कर पाएंगे और अपना एक्टिविटी भी शुरू कर पाएंगे। कैसे शुरू होता है जब एक प्लेयर यहाँ पहुँचता है? तो जो पैरामीटर्स हैं उसमें जो जनरल पैरामीटर्स हैं वो ये हैं कि आप कोई भी प्लेयर को अंदर आने से पहले उनका टेम्परेचर चेक करते हैं। हम ये चाहते हैं कि उनकी जनरल हेल्थ अच्छी हो। सबको ये इन्फॉर्मेशन होती है कि अगर तबीयत अच्छी नहीं है तो आपको किसी को बेचना नहीं है। ज़्यादातर बच्चों में ये कम दिखाई देने को मिलता है, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि जो भी प्लेयर अंदर एंटर वो हेल्दी हो। तो पहले ये करते हैं, फिर हमारा यहाँ पे टचलेस बोर्ड्स टचलेस हैं, तो उस वजह से उनको वो बार बार हाथ सैनिटाइज करने को बोला जाता है। मास्क सबके लिए मैंडेटरी है, खेलते हुए नहीं, क्योंकि वो ऑक्सीजन थोड़ा कम जाता है तो वो प्रॉब्लम होती है। और खेलते हुए भी अपन देख ही लेते हैं, चलते हैं स्टेडियम में और जिस तरह बच्चे खेल रहे हैं, प्लेयर जिस तरह इस गेम का, इस खेल का लुत्फ उठाते हैं बिना मास्क। उन्होंने कहा कि मास्क इसीलिए मैंडेटरी है जब आप बाहर निकलते हो, बट जब खेल के वक्त आपको मास्क नहीं पहनना है। क्या कारण? आप अगर मास्क पहन के खेलते हैं तो आपको ऑक्सीजन का इंटेक बॉडी में कम हो जाता है, जो बॉडी के लिए डैमेजिंग हो सकता है। और टेनिस इज़ अ वेरी सेफ स्पोर्ट, क्योंकि देखिए एक प्लेयर ये बाजू खेलता है और दूसरा प्लेयर वहाँ पे काफ़ी दूर है, तो करीब दो प्लेयर के बीच में 80 फुट का मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो मास्क नहीं होने का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन आप देखो सब बच्चों ने, सब प्लेयर्स ने मास्क मुंह पे लगाए रखे हैं। ये गेम ही सोशल डिस्टेंसिंग का है, इसीलिए भी आसान है सुनील जी के लिए और सेफ है इस एकेडमी को ओपन करने के लिए। जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है वैसे एसओपीज जो स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे टेनिस के ऑर्गेनाइजेशन है हमारी इंडिया के लिए ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, उसके ऊपर होता है ITF, और डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हमारा स्टेट एसोसिएशन भी होता है। सब ने एक SOP बनाई हुई है जिसमें सबको एक कंडीशन दिया गया है। जैसे टेनिस की बहुत इंपॉर्टेंट एक कंडीशन ये है कि प्लेयर्स बॉल को हाथ नहीं लगाएंगे। तो हम लोग जब ट्रेनिंग करते हैं तो ये मेक श्योर करते हैं कि बच्चे लोगों को बॉल उठाना है तो वो अपने पैर से उठाएंगे और फिर बॉल को पैर और रैकेट से उठा के फिर मारते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। एक ये, दूसरा 4 प्लेयर से ज़्यादा हम किसी को भी ट्रेन नहीं कर सकते। ये एक कंडीशन जो ऊपर से ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाई हैं वो भी एक ज़रूरी है। दूसरा है कि हम सब प्लेयर्स को बोलते हैं अपनी पानी की बोतल घर से लाएं, भले हमारे पास पानी हो लेकिन उसका मल्टीपल यूज़ नहीं करना चाहते, इसके लिए हर प्लेयर अपनी चीज़ यूज़ करेगा। जैसे टॉवल है, अपना कुछ खाने का नाश्ता स्नैक्स लाते हैं, या पानी की बोतल है, कोई भी चीज़ वो सिर्फ अपनी यूज़ करेंगे। भरत भाई आप दिखा सके तो ये सारे प्लेयर्स के बैग उन्होंने अलग यानी दूर दूर ही रखे हैं। इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल नियम का पालन किया जा रहा है ताकि बच्चा और प्लेयर जब बाहर आता है अपना कुछ सामान लेने या पानी पीने के लिए तो वो खुद ही अपनी बैग के पास में दूर दूर खड़ा रहेगा और दूर दूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। बहुत इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़ ये है इस लॉकडाउन के दौरान या ये कोविड-19 का जो पेंडेमिक चल रहा है कि बच्चों में इम्यूनिटी या कोई भी इंसान में इम्यूनिटी अच्छी होना ज़रूरी होता है। इम्यूनिटी अच्छी बनाए रखने के लिए फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी होती है। ये जो खिलाड़ी लोग हैं जो घर में बैठेंगे उनसे कहीं ज़्यादा उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी जब वो ग्राउंड में आके थोड़ा बहुत खेलेंगे। तो एक तो ये है कि इम्यूनिटी बढ़ती है। दूसरी बात मैं ये मानता हूँ कि अभी फ़िलहाल जो कोविड-19 के पेंडेमिक का जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में मैंने ये देखा है, मैंने थोड़ा अनुभव भी किया कि थोड़ा लोग डर रहे हैं बाहर निकलने के लिए। हाँ, यही मैं जानना चाहती थी कि यहाँ अभी तो काफ़ी सारे प्लेयर दिख रहे हैं, मगर क्या सुबह शाम कितनी संख्या में प्लेयर आते हैं? क्या पेरेंट्स कन्विंस है कि हमें भेजना चाहिए बच्चों को? बहुत साफ मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ माँ बाप जिनके पास अच्छा नॉलेज है शायद वो लोग इस चीज़ से डर नहीं रहे, बिकॉज वो उनको पता है कि कोविड रहने वाला है, कुछ अरसे तक रहने वाला है, उससे डरना नहीं है। उससे
मुकाबला करना है हमें, तो जो गाइडलाइंस दी गई हैं अगर उसको फॉलो किया जाए तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। और हमारी यही कोशिश है कि हम वो गाइडलाइंस को फॉलो करें और सेफ्टी प्रोवाइड करें। तो मैं ये मानता हूँ कि जो पेरेंट्स थोड़ा बहुत शाय आउट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कोई सिचुएशन का, तो उसमें तो मैं समझता हूँ नुकसान ज़्यादा है फ़ायदे से। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा पेरेंट्स को कि बच्चों को बाहर भेजें, हाँ, लेकिन जो भी हमारे लिए गाइडलाइंस है उसका पालन करना तो है ही। उसके साथ अगर ये करेंगे तो मेरा मानना ये है कि बच्चे ज़्यादा हेल्दी भी होंगे, उनका इम्यूनिटी भी बहुत बढ़ जाएगा। तो अब बात करेंगे ऐसे प्लेयर से जिन्होंने वडोदरा का नाम भारत में और भारत के बाहर भी रोशन किया है। आर्यन जवेरी, जो बहुत ही मशहूर प्लेयर है टेनिस के, शहर का हर शख्स उनको जानता होगा। आर्यन, अभी लॉकडाउन में सारा कुछ बंद था और ये एकेडमी जब ओपन हुई, सबसे पहला रिएक्शन क्या था कि जाने मिलेगा? हाँ, मतलब जब ये सर ने बोला कि अभी कोर्ट शुरू हो रहा है कल से, तो मैं एकदम खुश हो गया और सब तैयारी करने लगा कि अब जाना है कोर्ट पे और बहुत टाइम बाद वापस खेलने मिलेगा, तो हम सब बहुत खुश थे। जी। क्योंकि आपका ये पैशन है और आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो 2 महीने का लंबा समय थोड़ा सा तकलीफ दे तो था सभी के लिए। आप कैसे कुछ प्रैक्टिस करते थे घर में दीवारों के साथ, या किस तरह ये समय बिताया? घर पे हम सब फिटनेस कर रहा, मतलब मैं पूरी सब फिटनेस कर रहा था और वॉल पे थोड़ा बहुत टेनिस खेल लेता था। उतना तो कुछ खेल नहीं पाते, पर फिर भी स्विंग करने के लिए बस खेलते थे और फिटनेस रेगुलरली चालू थी मेरी। बहुत सही है, सभी प्लेयर्स ने यही किया है कि जब वो ग्राउंड पे नहीं जा सकते, खिलाड़ियों के साथ में नहीं खेल सकते हैं, तो फिटनेस के लिए तो काम कर ही सकते हैं। आपने कई सारे ऐसे हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े प्लेयर्स के सोशल मीडिया पे वीडियोस भी देखे होंगे कि वो लोग फिटनेस के लिए क्या क्या कर रहे हैं। आर्यन ने भी ऐसा ही कुछ किया है। आर्यन, जब जैसे सुनील सर ने भी बताया कि लोग थोड़ा बहुत डर रहे हैं, तो आप बीइंग एक अच्छे प्लेयर हो, यहाँ छोटे बच्चे भी आते हैं खेलने के लिए, जो पेरेंट्स अभी भी थोड़े से डरते हैं भेजने को, क्या कहना चाहोगे कि ऐसे हालात में घर से बाहर निकलना कितना सही रहेगा अपने स्पोर्ट्स के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको खेलना है तो एक बार निकलना तो पड़ेगा। फिर अब हम यहाँ पे सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जो कि टेनिस की मेन बॉडी है, तो उनके सारे प्रिकॉशंस और उन्होंने जो भी रूल सेट किए हैं हम वो सब फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे खेलते वक्त। तो यहाँ पे खेलना अभी तो पूरा सेफ़ है क्योंकि सब मास्क पहन के खेल रहे हैं। फिर एंट्रेंस पे और एग्जिट्स पे सैनिटाइजेशन है, थेरागन सब कुछ अवेलेबल है, तो वो बेनिफिट हो रहा है अभी और सेफ़ है मेरे हिसाब से। डरना नहीं है, खेलना है। हाँ। बस डरना नहीं है, खेलना है और साथ साथ में इम्यूनिटी बढ़ाना है, क्योंकि खेल ही हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। उसमें अभी जिसकी ज़रूरत है इम्यूनिटी की, वो भी ये खेलने से बढ़ सकती है और तभी हम इस बीमारी को फाइट भी कर सकेंगे। और अब मेरे साथ है छोटे छोटे प्लेयर जो बाद में बड़े बड़े प्लेयर होने वाले हैं और वडोदरा का नाम, भारत का नाम रोशन करने वाले हैं। शैवी दलाल से बात करेंगे। शैवी बहुत पैशनेट है टेनिस को लेकर। शैवी, कैसा लगा जब इतने समय बाद टेनिस कोर्ट में आने को मिला? बहुत अच्छा लगा और यहाँ बहुत ध्यान रखा जाता है। पहले तो हमें बॉल टच करने भी नहीं देते थे। और ऐसा जी। सो डर नहीं लगा, क्योंकि जिस तरह अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जा रही हैं और हो भी रही है कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी है, ख़तरनाक बीमारी है, बच्चों को बाहर नहीं निकलना है, बुज़ुर्गों को बाहर नहीं निकलना है, तो डर नहीं लगा था कि हम नहीं जाएंगे? नहीं, अभी इतने दिनों बाद मौका मिल रहा है टेनिस खेलने के लिए, तो हम खेलेंगे। अरे क्या बात है, मौका मिल रहा है तो ये मौका गंवाना नहीं है। आपको जब ये समय ऐसा था लॉकडाउन, जब हम घर में बिल्कुल बंद थे, तो उस दौरान आप खेलती थी, क्या क्या करती थी घर में, किस तरह से कुछ प्रैक्टिस किया करती थी? हाँ, सुबह मैं फिटनेस करती थी, फिर शाम को नीचे जाके थोड़ा खेलती थी रोड पे। बहुत सारे लोग नहीं थे वहाँ पे और सब लोग मास्क पहनते थे जी। और फिर मैं थोड़ी वॉल प्रैक्टिस करती थी, तो रिदम बनी रहती थी। हाँ, रिदम बनी रहती थी। जैसे सुनील सर बता रहे थे कि आप बहुत अच्छी प्लेयर हैं। खैर, ये सारे ही बहुत अच्छे प्लेयर हैं। शैवी भी बहुत अच्छा खेलती हैं।
कहाँ जाना चाहते हो आगे? आगे मैं वर्ल्ड नंबर 1 बनना चाहती हूँ और इंटरनेशनल खेलना चाहती हूँ। इंटरनेशनल खेलना चाहते हैं शैवी, और हम भी शुभकामनाएं देते हैं आपको। आपकी ये जो उम्मीद है, जो आप एक सपना देख रहे हो, वो बिल्कुल पूरा हो। बस इसी तरह ये सारे जो प्लेयर हैं वो इसी सोच के साथ पहुँचे हैं यहाँ कि ये बीमारी जो है उसे हमें फ़ाइट करना है, तो कभी ना कभी तो बाहर निकलना ही होगा। और इन बच्चों ने शुरुआत कर दी है, ख़ास करके इन बच्चों के अभिभावकों को, पेरेंट्स को मैं ज़रूर से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि हमें अब इस बीमारी के साथ में जीने की आदत डालनी है, तो क्यों ना इसकी शुरुआत अभी से करें। तो उन सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये इनिशिएटिव आपने लिया है, ताकि इन बच्चों को देखकर आज शहर के दूसरे पेरेंट्स भी सोचेंगे कि हमें डरना नहीं है, सिर्फ इसके सामने प्रिकॉशन रखने हैं। कोरोना संकट के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जा रहे हैं। वैसे ही अमेरिका के रेस्टोरेंट में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक नया तरीका सामने आया है। कोरोना संकट के बीच अब धीरे धीरे हर जगह लॉकडाउन को खत्म कर सब कुछ खोला जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन हेतु विश्व भर में विभिन्न तरीके अपनाए जा रहे हैं। रेस्टोरेंट्स और होटल में कई नए तरीकों से सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की जा रही है। वैसे ही ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो अमेरिका के एक रेस्टोरेंट की है। इस रेस्टोरेंट के मालिकों ने सारे ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग में रहे, इसीलिए वहां पर ट्यूब लगा दी है, जिसे बम्पर टेबल भी कहा जाता है। इन टेबल के नीचे व्हील्स भी लगे हैं, जिससे ग्राहक एक जगह से दूसरी जगह जा सके। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। वीएनएम टीवी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे वीएनएम टीवी के साथ, अपडेट रहें हर खबर से। नमस्कार।